हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। हाँ जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। चलिए जी, तो कंपनी ऑडिट कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था, आइए जी देखते हैं एक बार। तो अभी तक हमने कंपनी ऑडिट में क्या क्या देख लिया जी। कंपनी ऑडिट में हमने सेक्शन 141 सेक्शन 141 देख लिया जी। 141 किस चीज का सेक्शन है। 141 में लिखा है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। इसमें हमने देखा कि सर कौन ऑडिटर बन सकता है, कौन पर्सन एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए। फिर हमने इसी का ही सबसेक्शन देखा 141 सबसेक्शन 3। यहां पर हमने क्या देखा सर, डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। 141 सबसेक्शन 3 डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। इसमें क्लॉजेस थे हमारे पास अलग अलग। क्लॉज ए था, फिर बी था, फिर सी था, फिर डी था। डी के सर दो सब क्लॉजेस भी थे, तीन सब क्लॉजेस भी थे, 1 2 3। फिर हमारे पास क्लॉज ई था, एफ जी एच और आई। ये हमने देखा था सर 141 सबसेक्शन 3 डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए से लेकर आई तक पॉइंट्स इसमें क्लॉजेस में कवर होते हैं। क्लॉज ए में क्या लिखा था सर, क्लॉज ए में लिखा था कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008 वो ऑडिटर नहीं बन सकती। क्लॉज बी में हमने क्या देखा था, क्लॉज बी में लिखा था सर एनी पर्सन और एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सर कंपनी का ऑफिसर और एम्प्लॉय वो ऑडिटर नहीं बन सकता था। क्लॉज सी में हमने क्या देखा था, एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ पर्सन और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कि सर कंपनी के एम्प्लॉय और ऑफिसर का कोई पार्टनर, उसका कोई एम्प्लॉय, वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता था। क्लॉज डी में हमने क्या देखा था, पर्सन, हिज रिलेटिव एंड हिज पार्टनर। इसमें सब क्लॉज 1 में क्या था कि इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, तो पर्सन क्या हो जाता है सर, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। मतलब अगर पर्सन खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर कंपनी में किसी भी तरीके की सिक्योरिटी होल्ड करता है या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है तो वो पर्सन क्या हो जाता है सर, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इसमें सर एक्सेप्शन था, प्रोवाइजो था क्या कि रिलेटिव अप टू फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख की फेस वैल्यू तक के सिक्योरिटीज को रिलेटिव क्या कर सकता है, होल्ड करके चल सकता है। उसके बाद हमने एक पॉइंट देखा था कि अगर मान लो, रूल्स में लिखा हुआ था कि अगर मान लो किसी रिलेटिव ने 1 लाख से ज्यादा की फेस वैल्यू के शेयर सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है और ऑडिटर, एक पर्सन जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है कंपनी का, तो उसके बाद भी उसे 60 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद भी उसे 60 डेज का टाइम दिया जाएगा कि वो इस डिस्क्वालिफिकेशन मतलब इस थ्रेशोल्ड को अचीव कर ले। ठीक है। सब क्लॉज 2 में हमने क्या देखा था कि पर्सन, रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेप्टेड टू द कंपनी। अच्छा, कंपनी की अगर मैं बात करता हूं तो सर कंपनी में क्या क्या आता है, कंपनी में कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, कंपनी की होल्डिंग कंपनी, कंपनी की एसोसिएट कंपनी या कंपनी की होल्डिंग की कोई और सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी। तो वो कहता है कि सब क्लॉज नंबर 2 में कि अगर पर्सन, रिलेटिव या पार्टनर इज इंडेप्टेड टू द कंपनी इन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 5 लाख। ठीक है जी। सब क्लॉज 3 में क्या आता है, सब क्लॉज 3 में आता है कि अगर पर्सन, रिलेटिव या पार्टनर हैज गिवन गारंटी ऑफ थर्ड पर्सन टू द कंपनी इन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख, तो वो पर्सन क्या हो जाता है सर, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कई सारे क्लॉजेस थे, क्लॉज ई, एफ जी एच और आई। देखो जी, क्लॉज ई में हमने क्या देखा था कि बिजनेस रिलेशनशिप वाली बात देखी थी कि अगर किसी पर्सन का या किसी फर्म का कंपनी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप है तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। बिजनेस रिलेशनशिप की डेफिनेशन से सर प्रोफेशनल सर्विसेज जो कि परमिटेड है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में या जो कि परमिटेड है बाय कंपनीज एक्ट, तो वो सर्विसेज बिजनेस रिलेशनशिप से हटा दी गई हैं। या फिर अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है बिल्कुल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो वो ट्रांजैक्शन भी सर बिजनेस रिलेशनशिप से हटा दी जाती है। ठीक। क्लॉज एफ में देखा था कि अगर पर्सन का रिलेटिव कंपनी में डायरेक्टर है या एम्प्लॉयड है कंपनी में एज अ केएमपी, तो वो पर्सन क्या है सर, ऑडिटर नहीं बन सकता। उसके बाद
क्लॉज नंबर जी में हमने क्या देखा था, क्लॉज जी में देखा था कि अगर पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है एल्सवेयर, अगर पर्सन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है एल्सवेयर, कहीं और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो पर्सन ऑडिटर नहीं बन सकता। या फिर अगर पर्सन और पार्टनर ने एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर पर्सन या फिर पार्टनर ने एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट 20 से ज्यादा कंपनी की ऑडिट होल्ड कर रखी है, 20 से ज्यादा कंपनी की ऑडिटरशिप को होल्ड कर रखा है, तो वो फर्दर ऑडिट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सीलिंग लिमिट है 20 कंपनीज की, इसमें कौन कौन सी कंपनीज नहीं आती, इसमें ओपीसी नहीं आता, 1% कंपनी नहीं आती, इसमें स्मॉल कंपनी नहीं आती, इसमें डोरमेंट कंपनी नहीं आती, और इसमें वो प्राइवेट कंपनी नहीं आती जिसकी शेयर कैपिटल क्या है, लेस देन ₹100 करोड़। याद है पॉइंट, सीलिंग लिमिट। सर ये सीलिंग लिमिट ही अलग से काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, कई बार केस स्टडी बना के पूछ लेता है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो सीलिंग लिमिट है, फर्म में 4 पार्टनर है, तो हर पार्टनर पे इंडिविजुअल लगेगी या पूरी फर्म के ऊपर लगेगी? सर पर पार्टनर है, ये जो सीलिंग लिमिट लगाई जाती है ये पर पार्टनर है, क्योंकि क्या लिखता है वहां पर, अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, यानी कि जो सीलिंग लिमिट है ये है पर पार्टनर, इंडिविजुअल पार्टनर पे देखी जाएगी। मतलब अगर मैं बात करूं एक फर्म के 4 पार्टनर है, तो सर फर्म के लिए जो लिमिट बनती है वो कितनी बनती है, 80 कंपनीज के ऑडिट की लिमिट बन जाएगी। सीलिंग लिमिट क्या बन जाएगी, 80 कंपनीज के ऑडिट की बन जाएगी, जिसमें कि इंडिविजुअल पार्टनर 20 कंपनी से ज्यादा ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकता। ठीक। क्लॉज एच में हमने क्या देखा था कि अ पर्सन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, एक पर्सन को फ्रॉड के केस में कोर्ट से सजा मिली थी और वो सजा खत्म हुए, अगर अभी 10 साल नहीं बीते तो सर वो ऑडिटर किसी भी कंपनी का नहीं बन सकता। कहने का मतलब है कि सजा खत्म होने के 10 साल के अंदर अंदर किसी भी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, अगर फ्रॉड की सजा है तो, क्योंकि फ्रॉड का ही ऑफेंस बोला हुआ है इसमें। उसके बाद क्लॉज नंबर आई में क्या लिखता है, क्लॉज आई में लिखता है कि अ पर्सन हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली provides any service which are listed under section 144, section 144 में क्या था सर, section 144 में था ऑडिटर not to render certain services, कि ऑडिटर कंपनी को ये कुछ लिस्टेड सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल के तौर पे अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस। मतलब ये सब सर्विसेज क्या है 144 में सर मना की गई है कि ऑडिटर ये सर्विसेज को प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो वो ये कहता है कि अगर पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 144 वाली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, किसको, या तो कंपनी को या उसकी होल्डिंग को या सब्सिडरी को, तो वो उस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब अगर मान लो मैं एक्स लिमिटेड का ऑडिटर बनने जा रहा हूं, लेकिन एक्स की एक सब्सिडरी है वाई लिमिटेड और मैं वाई लिमिटेड की अकाउंटिंग करता हूं, तो सर मैं एक्स लिमिटेड का ऑडिट नहीं कर सकता, अलाउड नहीं है, क्योंकि उसमें क्या बोला है, वो बोला है कि अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंपनी और इट्स होल्डिंग और इट्स सब्सिडरी। मतलब अगर आप कंपनी को डायरेक्टली या कंपनी की होल्डिंग को या कंपनी की सब्सिडरी को 144 वाली सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो आप उस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। पॉइंट समझ में आता है? अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब था सर? डायरेक्टली का मतलब क्या था, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या था? अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो डायरेक्टली तो सर मतलब वो खुद, इनडायरेक्टली मतलब या तो अपने किसी रिलेटिव के थ्रू या फिर वो किसी एंटिटी के थ्रू जिसमें उसका कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर ऐसी एंटिटी के थ्रू जिस एंटिटी का वो ब्रांड नेम, ट्रेड नेम या लोगो यूज कर रहा है, जिसका मैंने आपको ईवाई का एग्जांपल लिया था। हालांकि ईवाई फर्म में कवर आएगा। फर्म में सर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? या तो फर्म डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब फर्म अपने किसी पार्टनर के थ्रू, या फिर फर्म ऐसी एंटिटी के थ्रू जिसमें फर्म का कंट्रोल है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, या फिर फर्म एक ऐसी एंटिटी के थ्रू 144 प्रोवाइड कर रही है जिसका ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोगो वगैरह यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल मैंने ईवाई का लिया था कि सर ईवाई एक एलएलपी है, एक सीए फर्म है। ईवाई की एक कंसल्टिंग कंपनी चलती है ईवाई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। अब मान लो ईवाई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है टू रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो मुझे बताओ ईवाई कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है टू रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, क्या ईवाई एलएलपी रिलायंस इंडस्ट्री का ऑडिट कर सकती है? आंसर इज नो। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि सर ईवाई एलएलपी इज यूजिंग द ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोगो ऑफ ईवाई कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ऑब्वियसली सर वहां पर कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी होगा ही होगा। ठीक, तो ये सब चीजें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को करवाई थी, इसको हमने रिवाइज भी कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज थी, अगर मान लो सर अपॉइंटमेंट के बाद
अपॉइंटमेंट के बाद, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद सर सबसेक्शन 3 141(3) वाली कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, मतलब ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो उस केस में ऑडिटर को ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, मतलब अपनी ऑडिटरशिप से क्या करना पड़ेगा सर, उसको रिजाइन करना पड़ेगा, और वो इमीडिएटली क्या मानी जाती है, दैट इज टर्म्ड एज कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। आओ जी, चलो अब मैं आपको लिख के चलता हूं एक बार। कैजुअल वैकेंसी वाले सेक्शन पे लेके चलता हूं, पेज नंबर 10.13 पे आओ। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, आओ जी। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 क्या कहता है? वो कहता है एज पर 139(8) एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर शैल, फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ द कंपनी अदर देन अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन द कंपनी। ये अदर देन द कंपनी किसकी बात कर रहा है? ये अदर देन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है, गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है, क्योंकि सर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन होता है? गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है बाय CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो वो कहता है कि अगर कोई भी कंपनी अदर देन दैट कंपनी हुज ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय CAG, उस केस में क्या होगा? उस केस में कैजुअल वैकेंसी इज फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज। सर ये कौन सी कंपनी की बात कर रहा है? वो कह रहा है गवर्नमेंट कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी हो, कोई भी पब्लिक लिमिटेड हो, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड हो, वगैरह वगैरह, कोई भी कंपनी हो सर, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी, एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी। वो कह रहे गवर्नमेंट कंपनी के अलावा अगर कोई भी कंपनी है तो उस केस में कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जाएगा। जैसे ऊपर वाला केस था, हमने देखा था 141 में, अगर मान लो सर 141(3) की डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है, मतलब ऑडिटर हैज बीन अपॉइंटेड और उसके बाद इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है ऑडिटर, तो सर जैसे डिस्क्वालीफाई हुआ ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा। ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया तो उसे क्या बोला जाएगा? कैजुअल वैकेंसी बोला जाता है। 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। देखो जी इस तरीके से, मान लो सर एजीएम के अंदर हुई लेटर से 25 सितंबर 2020 को, ये होगी आपकी डेट ऑफ एजीएम हुई, और इस एजीएम में CAX को ऑडिटर अपॉइंट किया गया, ओके सर, ऑडिटर अपॉइंट कर लिया गया CAX को फॉर फाइनेंशियल ईयर। कौन से फाइनेंशियल ईयर के? फाइनेंशियल ईयर बताइए जी, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए? फाइनेंशियल ईयर 2021 2021 के लिए। ऑब्वियसली सर 25 सितंबर 2020 को कौन से फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटर अपॉइंट होगा? सर फाइनेंशियल ईयर 2021, यस और नो? तो वह कहता है कि अगर मान लो CAX को 25 सितंबर को, मतलब डेट ऑफ एजीएम पे फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो ऑडिटर अपॉइंट हो गया, ठीक है। अब ये ऑडिटर रहा, लेकिन अभी काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि काम ऑडिट एक्चुअली में कब स्टार्ट होगा? सर ऑडिट स्टार्ट होगा 31 मार्च 2021 के बाद, ठीक है सर। मान लो 31 दिसंबर 2020 को ऑडिटर 141(3) के हिसाब से क्या हो जाता है सर? डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ऑडिटर 141(3) के हिसाब से क्या हो जाता है? डिस्क्वालीफाई हो जाता है, यानी कि CAX इज डिस्क्वालीफाइड ऑन 31 दिसंबर 2020 ड्यू टू 141(3) ए से लेकर आई तक कोई भी क्लॉज लगा लो, डिस्क्वालीफाई हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब ऑडिटर को यहां से रिजाइन करना पड़ेगा। जैसे ही ऑडिटर रिजाइन हो गया, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। उसे क्या टर्म दी जाती है? कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द ऑडिटर। और सर सेक्शन 139(8) लगाकर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को
30 डेज के अंदर अंदर, 30 डेज कब से, जब ऑडिटर रिजाइन हुआ है उसके 30 दिन के, मतलब जब कैजुअल वैकेंसी होकर हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, एक नया ऑडिटर अपॉइंट करके चलना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया कि एक नया ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ अकरेंस ऑफ दैट कैजुअल वैकेंसी। क्लियर है? कौन अपॉइंट करेगा सर? इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कहां पर सर? बोर्ड मीटिंग वगैरह करके वो कर लेंगे। ओके। इफ सच कैजुअल वैकेंसी is as a result of the resignation of an auditor, such appointment shall also be approved by the company at a general meeting convened within 3 months of the recommendation of the board, and he shall hold the office till the conclusion of the next AGM। अगर मान लो सर, ये तो एक तो हमने देख लिया था सर कैजुअल वैकेंसी, लेकिन कैजुअल वैकेंसी के बाद, कैजुअल वैकेंसी के अलावा अगर ऑडिटर खुद से कंपनी को छोड़कर जा रहा है, ये सब चीजें मैं आपको करवाऊंगा अभी, ये सब चीजें मेरे को वैसे अभी करवानी है कि सर कैजुअल वैकेंसी के अलावा अगर ऑडिटर कंपनी को खुद से छोड़ के जा रहा है, भाई ऑडिटर का मन नहीं है ऑडिट करने का, उसने रिजाइन कर दिया, तो सर रेजिग्नेशन के केस में खाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट से काम नहीं चलेगा। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर अंदर एक ईजीएम बुलानी पड़ेगी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, और उस जनरल मीटिंग में नए ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को भी अप्रूव किया जाएगा, और नया ऑडिटर कब तक अपॉइंट रहेगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। जब तक अगली एजीएम नहीं चलती तब तक वो ऑडिटर अपॉइंटेड रहेगा। यानी कि इस केस में, अगर इस केस में मैं बात करूं, अगर मान लो इस केस में सर कैजुअल वैकेंसी नहीं आती, ये केस नहीं होता, ऑडिटर खुद रिजाइन करके जा रहा है, तो सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को 30 डेज के अंदर अंदर तो करना पड़ेगा अपॉइंट, और 3 महीने के अंदर अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर ईजीएम बुलाकर शेयर होल्डर्स भी क्या देंगे, इसका अप्रूवल देंगे, शेयर होल्डर्स भी क्या देंगे, अप्रूवल देंगे। ओके। और ये ऑडिटर कब तक रहेगा, ये ऑडिटर रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। नेक्स्ट एजीएम कब होगी सर, 25 सितंबर 2021 को, मोटा मोटा सर मान के चलता है 25 सितंबर 2021 को। मतलब कहने का मतलब है कि अगली एजीएम जब होगी तब तक ये ऑडिटर क्या रहेगा, अपॉइंटेड रहेगा इन द कंपनी। पॉइंट समझ में आता है? अरे हाँ या ना, पॉइंट समझ में आता है? ठीक है सर, आगे देखो वो क्या कहता है। इन केस ऑफ अ कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय ए सीएजी, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है गवर्नमेंट कंपनी की। गवर्नमेंट कंपनी, कैजुअल वैकेंसी विल बी फिल्ड बाय द सीएजी विद इन 30 डेज। मतलब सर अगर गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर सेक्शन 141(3), या कोई किसी भी तरीके की कैजुअल वैकेंसी आती है, या खुद छोड़ के चला जाता है, या उसको हटा दिया जाता है। कैजुअल वैकेंसी मतलब सर इमीडिएटली ऑडिटर का ऑफिस क्या हो गया, खाली हो गया, मतलब ऑडिटरशिप से हमने हटा दिया, या ऑडिटर खुद रिजाइन करके चला गया, या 141(3) की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में वो कैजुअल वैकेंसी को फिल कौन करेगा, सीएजी फिल करेगा विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। It may be noted that in case COG does not fill the vacancy within the set period, board of directors shall fill within next 30 days। वो कह रहा है अगर 30 दिन के अंदर अंदर CAG अपॉइंट नहीं कर पाते तो उसके अगले 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है जी, तो मेरे को एक बार थोड़ा सा टच कराना था कैजुअल वैकेंसी के बारे में, हालांकि अभी मैं आपको दोबारा कराऊंगा ये चीज। देखो जी, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, अदर कंपनीज की बात करी उसने, टू बी फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल बी अप्रूव बाय द कंपनी एट एजीएम। और गवर्नमेंट कंपनी के केस में टू बी फिल्ड बाय सीएजी विद इन 30 डेज। इन केस फेलियर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल फिल विद इन नेक्स्ट 30 डेज। यहां लिख लो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ठीक, अब आ जाओ ऊपर। अब आ जाओ सर सेक्शन 139 देखेंगे। अब हम सेक्शन 139 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से।
जो डील करता है किससे सर? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से। क्या कहता है ये? वो कहता है सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. डिस्कशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में बी ग्रुप्ड अंडर टू ब्रॉड हेडिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर. देखो जी, 139 डील करता है विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कि सर ऑडिटर किस तरीके से अपॉइंट होता है, कैसे अपॉइंट होता है, कौन अपॉइंट करता है, क्या टाइम लिमिट वगैरह है, मतलब क्या प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. यहां पर हमें दो तरीके से डिवाइड करना है. एक तो होता है सर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. फर्स्ट ऑडिटर मतलब सर कंपनी का पहला पहला ऑडिटर. भाई कोई नई कंपनी बनी है, उसका फर्स्ट ऑडिटर, पहला पहला ऑडिटर कैसे अपॉइंट होगा, कब अपॉइंट होगा, कौन अपॉइंट करेगा. फिर होता है अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर, मतलब पहला ऑडिटर तो रहा, उसके बाद फिर फर्दर ऑडिटर किस तरीके से अपॉइंट किए जाएंगे. आओ जी स्टडी करते हैं. ये चार्ट मैं आपको बाद में कराऊंगा जब पूरा कर लेंगे, उससे पहले यहां पर पढ़ो. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर पढ़ो. वो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी के अलावा, गवर्नमेंट कंपनी का किस्सा ही अलग होता है सर, गवर्नमेंट कंपनी के अलावा की बात कर रहा है वो. एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, सबसेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है सर, जहां याद करने की जरूरत होगी मैं बता दूंगा. जैसे कैजुअल वैकेंसी 139 सबसेक्शन 8 वो आपको लर्न करना है. 141 सबसेक्शन 3 वो तो सर आपको क्लॉज बाय क्लॉज, सब क्लॉज बाय सब क्लॉज लर्न करना है. अब देखो वो कहता है एज पर 139 सबसेक्शन 6 द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी shall be appointed by the board of director within 30 days from the date of the registration of the company. क्या कहता है वो कहता है for a company other than government company. ये किसकी बात कर रहा है? for a company other than government company. for a company other than government company. वो कहता है 139(6) फर्स्ट ऑडिटर के लिए फॉर अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. क्या कहता है? वो कहता है कि पहला पहला ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. सर व्हाट इज द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी? व्हाट इज दिस? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी क्या होती है सर? हाँ जी, ये होती है सर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन as mentioned in certificate of incorporation. Date of incorporation as mentioned in certificate of incorporation. आपने देखा होगा सर एक certificate of incorporation मिलता है कंपनीज को, उसमें लिखा होता है कि that company has been incorporated on 21st day of September 2020, यानी कि 21 सितंबर 2020 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है. वो कह रहे हैं उस डेट के 30 डेज के अंदर अंदर पहला पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे. कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे. क्लियर पॉइंट? आगे देखो. इन केस ऑफ अ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट द ऑडिटर इट शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. वो कहता है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाते तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे. एंड उसके बाद मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल विद इन 90 डेज एट एन ईजीएम अपॉइंट द ऑडिटर. अपॉइंटेड ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. ध्यान से सर. वो कहता है अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट नहीं कर पाती तो क्या होगा? फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे और मेंबर 90 डेज के अंदर अंदर ईजीएम बुलाकर ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे. पहले ऑडिटर को अपॉइंट कर लेंगे और अपॉइंटेड ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम. और जो पहला ऑडिटर है वो कब तक कंपनी में रहता है? टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग. पॉइंट समझ में आता है? अब सर पहली एजीएम के लिए भी रिलैक्सेशन मिलती है. नई कंपनीज को पहली एजीएम के अंदर भी रिलैक्सेशन मिलती है. तो आपको तो जो कंपनी की पहली एजीएम है, चाहे वो एग्जैक्ट डेट पे करियो चाहे वो एक्सटेंडेड डेट पे करियो, उससे फर्क नहीं पड़ता. पहली एजीएम तक पहला ऑडिटर अपॉइंटेड रहेगा. सर क्या पहले ऑडिटर को दोबारा भी कंपनी अपॉइंट कर सकती है? कर सकती है सर, कर सकती है. मैं बात अभी क्या कर रहा हूं? सिर्फ पहले ऑडिटर की बात कर रहा हूं. तो क्या देखा हमने? वो कहता है कि फॉर अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, कोई भी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, उस केस में पहला ऑडिटर
shall be appointed by the board of directors within 30 days of the date of the registration of the company. इन केस बोर्ड फेल्ड, अगर बोर्ड नहीं अपॉइंट कर पाती तो वो मेंबर्स को इन्फॉर्म करेंगे और मेंबर विद इन 90 डेज ईजीएम बुलाकर ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। और सर ऑडिटर जो पहला पहला ऑडिटर है वो कब तक कंपनी में रहेगा, कब तक ऑडिटर रहेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। ठीक है जी, एक बार इसको रीड करो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। देखा जी, तो क्या कहता है, दोबारा एक बार देखेंगे पॉइंट। वो ये कहता है कि पहला पहला ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। मतलब जब कंपनी बनी है उसके 30 दिन के अंदर अंदर। और अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर पाते तो मेंबर्स अपॉइंट कर देंगे ईजीएम बुलाकर विद इन 90 डेज। और दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सर पहला ऑडिटर कब तक ऑडिटर रहता है? पहला ऑडिटर रहता है टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम, टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। अब एजीएम के लिए सर आपको कंपनी लॉ रेफर करना पड़ेगा कि कंपनी लॉ में एग्जैक्टली एजीएम की डेट्स क्या है। वैसे मैं आपको थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि जो एजीएम की डेट्स रहती है वो क्या रहती है सर, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने के अंदर अंदर जनरली जो डेट रहती है वो रहती है फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ्स के अंदर अंदर एजीएम करवानी होती है। और सर 2 एजीएम के बीच में 12 महीने से ऊपर का गैप नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें आपको पता होगी। लेकिन पहली एजीएम के लिए सर 3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है। यानी कि पहली एजीएम कंपनी कब करवा सकती है? पहली एजीएम फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 9 मंथ्स के अंदर अंदर करवा सकती है। मतलब अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2020 को एंड होता है, पहला फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 20 को एंड होता है, तो मैं अपनी एजीएम कब तक कर सकता हूं? मैं अपनी एजीएम कर सकता हूं सर पहली एजीएम 31 दिसंबर 2020 तक। यानी कि सर ऑडिटर भी 31 दिसंबर 2020 तक अपॉइंटेड रहेगा इन द कंपनी, पहला ऑडिटर। पॉइंट समझ में आता है? पॉइंट समझ में आता है? आओ जी, अब इस पे केस स्टडी बना रखी है, देखो। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पिजन लिमिटेड हिमसेल्फ वांट्स टू अपॉइंट सीए चैंप अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एज फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी। बताओ जी, वो कह रहा है कि एक कंपनी है पिजन लिमिटेड, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर खुद ही सीए को अपॉइंट करना चाहते हैं, सीए चैंप को अपॉइंट करना चाहते हैं एज फर्स्ट ऑडिटर। क्या वो अपॉइंट कर सकते हैं? सर फर्स्ट ऑडिटर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, अलाउड है। तो क्या कहता है वो, Section 139(6) company lays down the first order shall be appointed by the board of directors within 30 days from the date of registration of the company. In the instant case, proposed appointment of CA Champa practicing chartered accountant, a first auditor by the managing director of is a
in the violation of 196 which authorize the board of directors to appoint the first auditor of the company. अच्छा ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर बोला है ना इसने यहां पर, लेकिन वो कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे. सो दोनों में फर्क है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, वो अपॉइंट करेंगे, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर अकेला अपॉइंट नहीं कर सकता. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रॉपर बोर्ड मीटिंग बुलाकर पहला ऑडिटर अपॉइंट करेंगे. तो ये वायलेशन है, ये 139(6) की वायलेशन है. तो कहता है इन द व्यू ऑफ द अबव द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पिजन लिमिटेड शुड बी एडवाइज्ड नॉट टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी बिकॉज इट इज इन द वायलेशन ऑफ 139 सबसेक्शन 6. ठीक, 139 सबसेक्शन 6 क्या है सर? 139 सबसेक्शन 6 ये सेक्शन है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी. ओके, अब आता है सर सेक्शन 139 सबसेक्शन 7. ये बात करता है सर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी के केस में, अब गवर्नमेंट कंपनी क्या है सर? कंपनी लॉ में डिफाइंड है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में. वो कहता है अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी. सब बड़ी ब्यूटीफुली डिजाइन डेफिनेशन है, ध्यान से समझना. वो कहता है गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? वो कहता है गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें 51%, एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या एनी गवर्नमेंट या दोनों मिलाकर या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स या वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स. मतलब सर स्टेट गवर्नमेंट पता है सर आपको, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार, गुजरात में बीजेपी सरकार, पंजाब में सर बीजेपी सरकार, मतलब मोस्टली बीजेपी सरकार ही है. खैर, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होगी? इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स और partly by the central government and partly by one or more state governments and it includes a company which is a subsidiary of that government company. मतलब सर, मतलब नहीं समझ में आया. वो कहता है एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी, एक गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरी अगर प्राइवेट कंपनी भी होगी तब भी उसे सर गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा, तब भी उसे गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा. ये चीज आप सर पब्लिक कंपनी में भी पढ़ते होंगे पॉइंट कि सर अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसकी सब्सिडरी भले ही वो प्राइवेट कंपनी क्यों ना हो सर उसे भी कंपनी लॉ में पब्लिक कंपनी माना जाता है. सेम गोस फॉर गवर्नमेंट कंपनी कि सर अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरी चाहे वो गवर्नमेंट हो या ना हो, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो, तो सर उसे भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाता है. पॉइंट समझ में आता है? और सिर्फ किसकी बात करता है सर? सब्सिडरी की बात कर रहा है. यहां कोई एसोसिएट नहीं है, यहां कोई सब्सिडरी की सब्सिडरी नहीं है, तो सर सिर्फ उसने सब्सिडरी की बात करी है. मान लो एच लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है और एस लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है, तो सर एस लिमिटेड को भी गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाता है. ठीक, ये तो चाहिए गवर्नमेंट कंपनी के बारे में डिस्कशन. अब देखो सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 प्रोवाइड्स दैट इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government, state government, government or partly by the central government or one or more state government. मतलब सिंपल वर्ड्स में क्या हूं कि सर गवर्नमेंट कंपनी के केस में फर्स्ट ऑडिटर shall be appointed by the controller and auditor general of India within 60 days from the date of the registration of the company. ध्यान से यहां है 60 डेज, यहां पर क्या है 60 डेज. वो कहता है गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहला ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द सीएजी विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी. यानी कि जब कंपनी बनी है, जो उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, उसके 60 दिन के अंदर उसके 60 डेज के अंदर पहला ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करेगा. क्लियर? इन केस द सीएजी डज नॉट अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन अबव सेट पीरियड, अगर मान लो सर सीएजी 60 डेज के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाते, उस केस में सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी शैल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज. यानी कि अगले 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अपॉइंट कर देंगे. फर्दर इन केस फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि सर अगर अगले 30 दिन के अंदर बोर्ड भी अपॉइंट नहीं कर पाती
it shall inform the members of the company who shall appoint such auditor within 60 days at an AGM. तो उस केस में सर अगर मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले 30 दिन के अंदर अंदर ही अपॉइंट नहीं कर पाती तो वो मेंबर्स को बताएंगे और मेंबर्स 60 डेज के अंदर अंदर EGM बुलाकर क्या करेंगे सर, ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। और यहां पर भी सेम पॉइंट है, ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM, टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है पॉइंट? हाँ जी क्लियर है पॉइंट। आओ जी इसका चार्ट बनाते हैं एक बार। देखो फर्स्ट ऑडिटर, ऐसे लिखो, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139। भाई अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर सर सेक्शन 139 कोई डील करता है, 139 डील करता है। फर्स्ट ऑडिटर आप पढ़ोगे सर ऑफ एनी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ऑफ एनी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी कहां गिवन है, 139 सबसेक्शन 6 में। और गवर्नमेंट कंपनी का गिवन है सर 139 सबसेक्शन 7 में। वो कहता है एनी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, उस केस में पहला ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर पाते तो मेंबर्स अपॉइंट करेंगे। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स को इन्फॉर्म करेगा और मेंबर्स विद इन 90 डेज 90 दिन के अंदर अंदर EGM बुलाकर पहला ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। और पहला ऑडिटर कब तक रहता है, पहला ऑडिटर शैल होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, पहली AGM तक पहला ऑडिटर रहता है। ओके। गवर्नमेंट कंपनी के केस में सर, गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहला ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय CAG विद इन 60 डेज, ध्यान से, विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि जब कंपनी बनी है उसके 60 डेज के अंदर अंदर। इन केस CAG फेल हो जाता है तो सर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अंदर कौन अपॉइंट करेंगे सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। इन केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स, अगर बोर्ड नहीं अपॉइंट कर पाते तो वो इन्फॉर्म करेंगे टू मेंबर्स, और मेंबर्स 90 डेज के अंदर अंदर, सॉरी 90 कह रहा हूं, मेंबर कितने दिन थे, मेंबर्स 60 डेज के अंदर अंदर, 90 नहीं 60 डेज के अंदर, मेंबर 60 डेज के अंदर अंदर EGM बुलाकर ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। और सेम पॉइंट वही कि सर ऑडिटर कब तक रहेगा, टिल कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM। ठीक है सर, समझ में आता है पॉइंट, समझ में आता है पॉइंट। तो दो सेक्शन देखे हमने, 139 सबसेक्शन 6 जो डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय एनी कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, और 139 सबसेक्शन 7 जो डील करता है सर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर बाय द गवर्नमेंट कंपनी। आओ जी अब इसकी केस स्टडी देखते हैं। वो कहता था फर्स्ट ऑडिटर ऑफ भारतीय पेट्रोल लिमिटेड अ गवर्नमेंट कंपनी वाज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आओ जी, वो कह रहा है पहला ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया, पहला ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट कर दिया। सर अपॉइंट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कर सकते हैं इफ CAG फेल्स, अगर CAG अपॉइंट नहीं कर पाती तब कर सकते हैं, नहीं तो इनिशियली नहीं कर सकते, पहले तो सर CAG ही करेगी। वो कहता है इन केस ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी द अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ 139(7) which states that in case of a government company the first auditor shall be appointed by the CAG within 60 days from the date of the registration of the company. Hence in case of Bharati Petrol Limited being a government company, first auditor shall be appointed by the CAG. Thus the appointment of first auditor made by board of directors of Bharati Petrol Limited is null and void. कि सर अगर मान लो सर CAG ने नहीं करा, बोर्ड ने ही कर दिया तो सर null and void है। हाँ बोर्ड तब कर सकते हैं विद इन नेक्स्ट 30 डेज इफ CAG फेल्स,
अगर सीएजी 60 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट नहीं कर पाती है तो। ठीक ठीक है जी। तो ये है हमारा 139 6 एंड 7। चलो भाई, तो आज के लिए मैं इतना ही, थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं काम करूंगा, अगली वीडियो में आपको कंटिन्यू कराऊंगा। फर्स्ट ऑडिटरी करा, जब 2 ही सेक्शन करें 139 6 एंड 7, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी मैं जल्दी आपको अगली वीडियो में कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है जी, चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।